प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 12वां पाठ पढ़ेंगे, मरु सौंदर्यम। इसका एक भाग हमने पूर्व के वीडियो में देखा था। पूर्व में हमने 4 श्लोक पढ़े थे, जिसमें मरु प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि मरु प्रदेश में क्या विशेषताएं हैं, उस धरती पर ऐसा क्या क्या होता है। तो उसमें हमने चौथे नंबर का श्लोक देखा था कि स शीतलो गंध वह समीर स तितिराणाम मधुरो विराव, यानी मरु प्रदेश में फैलने वाली वो शीतल मंद सुगंध वन्य करने और वो तितरों का मधुर विराव और तत् नर्तनम बर्फ विभूषणाना और मयूरों का वो नाचना और समुद्रप्लुति साच कुरंगमाना और हरिणों के झुंडों का वो उछल कूद करना, तेज गति में एक तरफ से दूसरी तरफ भागना। ये सभी केशाम चेतांसी न विकास होती, किनके मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। अर्थात सबके मन जो वहाँ पर बैठे हुए हैं या जो सौंदर्य को देखने वाले हैं, उन सबके मन ऐसे दृश्यों को देख करके प्रसन्न हो जाता है। अब हम आगे वाला श्लोक देख रहे हैं, मरु प्रदेश का ही ते तुंदिला स्वादु रसः कलिका सा सारथी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावेषु क्रमेण कान्ना गतयश्च दास्ता। तो सबसे पहले मरु प्रदेश से शब्द आ जाएगा, मरु प्रदेश से या थार मरुभूमि में है, मरु लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हुए मरु प्रदेश से ये शब्द सबसे पहले आएगा, इसको कोष्टक में ले। मरु प्रदेश से फिर पहले नंबर ते तुंदिला स्वादु रसः और कलिंगा। मरु प्रदेश से ते तुंदिला स्वादु रसः कलिंगा। साच सारथी चंचल चंद्रिका, साच सारथी चंचल चंद्रिका। स्फुरगावलीषु, नवे क्रम का ये शब्द आएगा, स्फुरगावलीषु स्फुरंती सा स्फूर्ति। यहाँ पर कोष्टक में सा और लिख देना, सा और उसके बाद स्फूर्ति। स्फुरगावलीषु स्फुरंती सा स्फूर्ति। और क्रमेण का नाम जो यहाँ गतयश्च लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो गतय प्लस च, सब तो विसर्ग संधि होगी। और फिर तास्ता लिखा हुआ है, तो ता प्लस ता, यहाँ पर भी सब तो विसर्ग संधि, दो जगह सब तो विसर्ग संधि। क्रमेण का नाम च ता ता गतयः। फिर आगे वही लाइन आ जाएगी जो पूर्व के श्लोक में हुई थी, तेषां जनानां चेतांसी न विकासवन्ति। ये हर श्लोक पूरा होते ही उसके बाद ये लाइन लिख देंगे। अब अपने पूरा अन्वय हो गया, अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। पहले एक बार अन्वय वापस बोलना, मरु प्रदेश से ते तुंदिला स्वादु रसः कलिंगा सा च सारथी चंचल चंद्रिका स्फुरगावलीषु स्फुरन्ति सा स्फूर्ति क्रमेण कान्नां च ता ता गतयः। उसके बाद केषां जनानां चेतांसी न विकासन्ति। इसको आप इस तरीके से क्वेश्चन में भी ले सकते हैं। पर गतयः के बाद ता गतयः के बाद ये वाली लाइन लिखनी। अब एक एक शब्द का अनुवाद देखते हैं। मरु प्रदेश में
उत्पन्न होने वाले ते ते यानी वे, तुंदिला तुंदिला यानी तुंदिल का अर्थ होता है वैसे बड़े पेट वाला, मोटा, तो यहाँ पर मोटे मोटे या बड़े बड़े, इस ऐसा अर्थ निकालेंगे। वे बड़े बड़े या मोटे स्वादिष्ट रस वाले, स्वादु रसा स्वादिष्ट मीठे रस वाले कलिंगा मतीरा नामक फल जो गंगानगर बीकानेर रेंज में ज्यादा होता है और जिसको हम तरबूज या खरबूजा भी कहते हैं, तो तरबूज शब्द सबसे उचित है, तो तरबूज रेतीले इलाकों में मिलता, तो जिसको गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में मतीरा कहते हैं, माल्टा। तो कलिंग नामक वो मीठे मीठे मधुर रस वाले फल। साच और वह, साच और वह सारथी शरद ऋतु वाली चंचल चंद्रिका, चंचल चंद्र ज्योत्सना, चंद्रिका यानी चांदनी, चंद्रमा से प्राप्त होने वाली जो रोशनी है उसको चांदनी कहते हैं, तो वो शरद ऋतु में चंचल लगने वाली चंद्र ज्योत्सना। और स्फुरगावलिशु पक्षियों की कतारों, पक्षियों के जो झुंड है आकाश में उड़ने वाले, तो स्फुर्ग अवलिशु पक्षियों की कतारों में स्फुरन करती हुई, तेज गति से पंख हिलाती हुई सा स्फूर्ति वो ताजगी। पक्षियों का एक बार इस दिशा में जाना, एक बार इस दिशा में जाना, कई सारी आड़ी तिरछी रेखाएं बन जाती है, कई सारे पैटर्न बन जाते हैं, तो पक्षियों की जो कतारें हैं उनमें स्पंदन करने वाली वो ताजगी। और क्रमेल का नाम ऊंटों की, बाड़मेर रेगिस्तान के क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में जो रेगिस्तान का जहाज है जिस पे सबसे ज्यादा माल ढोया जाता है वो है ऊंट, तो ऊंटों की वे तेज गतियां, ऊंटों की जो तेज दौड़ है रेगिस्तानी क्षेत्र में, वो केसाम जनानाम चेतना से न विकास होंगे। किन प्राणियों के, किन व्यक्तियों के मन को वो प्रसन्न नहीं करती, अर्थात इस दृश्यों को देखने वाले सभी व्यक्तियों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर देखो, मरु प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वे स्थूल मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मीठे रस वाले कलिंग मतीरा नामक फल, तरबूज, साच सारथी चंचल चंद्रिका, और वह शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाली जो सायंकालीन जो चंद्र ज्योत्सना है रात के समय, वो और पक्षियों की कतारों में स्पंदन करती हुई वो तेज स्फूर्ति ताजगी, और ऊंटों की वे तेज गतियां इनके मन को पसंद नहीं करती, अर्थात इन दृश्यों को देखने वाले सबके मन वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक श्लोक कंप्लीट होता है। फिर आगे वाला देखें। आगे वाले श्लोक में भी आपको मरु प्रदेश से तो लगानी है। मरु प्रदेश से वर्षा क्रमे चारु मरु विहाय, यहाँ पर अन्यत्र लिखा हुआ है तो इसका विच्छेद होगा व प्लस अन्यत्र, ये वाला व प्लस अन्यत्र दीर्घ संधि। कश्यापि, तो कश्य प्लस अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। बाकी सभी शब्द सही। तो वर्षा गमे चारु मरु विहाय, अन्यत्र व कश्यापि चित्तम और रमे। वर्षा गमे चारु मरु विहाय, अन्यत्र व कश्यापि चित्तम रमे। यस्मिन, यस्मिन के बाद एक शब्द लिखना, यस्मिन मरु, यस्मिन मरु प्रदेश से
वर्षा समय अपि, ये पूरा एक ही शब्द है। वैसे समय प्लस अपि पूर्व रूप संधि होती है। यस्मिन मरो वर्षा समय अपि सरसु शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। अब यहाँ पर कैसा जनाना चेतांसी विकासवंती ये नहीं लिखना, क्योंकि इसी में वो बात आ गई है। तो वर्षा गमन यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के समय पर, जब वर्षा बारिश का मौसम आता है तब चारों मरुन विहार, उस सुंदर, चारों तरफ होता है सुंदर, मरुन यानी उस मरु प्रदेश को, विहार यानी छोड़ करके, विहार प्लस लेव, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के आगमन पर उस सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र कहाँ पर, कश्यप चित्तम में, किसका मन प्रसन्न हो सकता है। यानी जिसने एक बार कभी भी मरु प्रदेश को देख लिया, वहाँ के सौंदर्य को देख लिया, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो आचरण व्यवहार, वहाँ के बोलचाल का तरीका, या जो ऋतु दौरों में घूम चुका है, तो जिसने एक बार वो माँ का दर्शन कर लिया है, ऐसे तो वर्षा ऋतु के समय में वो सुंदर मरु प्रदेश को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी किसी का चित्त यानी मन न रहे, कहीं पर क्या रम सकता है, यानी कहीं और उसका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। अन्यत्र कश्यप चित्तम में, अन्यत्र किसी और जगह कहाँ पर किसी का मन प्रसन्न हो सकता है, यानी वो उस मरु प्रदेश को छोड़कर नहीं जाएगा। यस्मिन मरु, जिस मरु प्रदेश में वर्षा समय की, वर्षा ऋतु के समय में भी सरसु तालाबों में शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, शरद ऋतु के समान प्रसन्न निर्मल जल सुशोभित होता है। बारिश के समय में जो हमारे इधर जो इलाके हैं जहाँ पर भी नाली, तालाब या पोखर बने हुए हैं, तो उनमें बरसाती नदियों का पानी, जो गंदा पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो वो तालाब बिल्कुल एकदम गंदे पानी वाला हो जाता है। फिर धीरे धीरे वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में जाके वो गंदगी, उस पानी की गंदगी नीचे बैठ जाती है और फिर पानी निर्मल हो जाता है। यानी इस समय का जो मौसम है, अब आप उन तालाबों में पानी देखें साफ हो गया, पर इतना ही साफ पानी वर्षा ऋतु में ही, जब बारिश के समय में रेगिस्तानी इलाके में बारिश होती है, कहीं पर आधे घंटे पहले कहीं बारिश हुई है और वो पानी बहता हुआ अगर कहीं नाली या तालाब में आ गया, छोटे पोखर में आ गया, तो वो पानी बिल्कुल, क्योंकि रेत है, और रेत आप साइंस में पढ़े होंगे कि रेत गंदगी को छान देती है, तो वो बलुआ रेत में वो सब गंदगी साफ होकर के पानी, जो बारिश का बरसा हुआ, ताजा बरसा हुआ पानी भी एकदम साफ, शरद ऋतु के समान प्रसन्न निर्मल जल सुशोभित होता है। इस समय में, वर्षा समय भी, बारिश के समय में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित हो सकता है। तो ऐसे सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर बारिश की ऋतु में कहीं पर और किसी का मन प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये आपके छठा श्लोक हो गया। सातवां श्लोक देखें। श्लोक में ये जो शब्द है तद्यन्न, तो तद्यन्न का हम संधि विच्छेद करते हैं, तो पहला है तत् प्लस यत् प्लस न, तो एक जगह तो जस्ट संधि हो रही है, व्यंजन संधि का भाग, जस्ट फर्स्ट संधि हो रही है, तत् प्लस यत्, त का द होगा, तद्य, और यत् प्लस न, यत् न शब्द हो गया, तो यहाँ पर है अनुनासिक शब्द, ये अनुनासिक शब्द, दो संधियां इसमें, एक यज्ञ, यज्ञ इस शब्द में मूल शब्द है यज्ञ, यज्ञ मूल शब्द है
तृतीय विभक्ति और बहुवचन नाम शब्द की तरह। बाकी जो ओ की मात्रा वाले शब्द हैं मरो है तो इसमें शब्द में ये वचन लग रहा है समृद्ध है, यहाँ हो तो विशेष समृद्ध हो जाए। अब अन्वय करते हैं मरु प्रदेश से आप पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मरु प्रदेश से लिख लें गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना दत्तदान यज्ञे देवा प्रसन्ना। किम नाम तत्, इसका विच्छेद देख लें तत् प्लस यत् प्लस तो किम नाम तत् यत् मरो न समृद्ध। इस समृद्धम के बाद आपको एक शब्द लिखना है। समृद्धम के इस 14वें क्रम के शब्द के बाद सो अयम मरु देश सो अयम मरु प्रदेश भवता विद्या समृद्ध और विधेय। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं अन्वय वापिस बोल देता हूँ। मरु प्रदेश से सबसे पहले ये आएगा मरु प्रदेश से गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना व्रतदान यज्ञे देवा प्रसन्ना किम नाम तत् यत् मरो न समृद्ध। अतः सोऽयं मरु प्रदेश भवता विद्या समृद्ध विधेय। अब ये श्लोक कंप्लीट हो गया। इसका हम अनुवाद देखते हैं। मरु प्रदेश में गायें प्रसन्न हैं, गायों का भी पशुओं सब वहाँ मारवाड़ के जो लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, तो पशुओं का संरक्षण वो बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो उस मारवाड़ प्रदेश में गावः प्रसन्न, गायें भी प्रसन्न है, गायों के झुंड प्रसन्न है और मनुजा प्रसन्न, मनुष्य भी प्रसन्न है। और व्रतदान यज्ञ देव कर्म करके यज्ञ आदि कर्मों को कर करके जो देवता है उन व्रतदान यज्ञों के द्वारा देवता भी वहाँ पर प्रसन्न है। यानी उस रेगिस्तान क्षेत्र पर देवता भी अपनी प्रसन्नता का आशीष करते हैं। किम नाम तत् यत् मरो न समृद्ध। ऐसा वह क्या नाम है जिसमें मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है। यानी मरु प्रदेश में वो हर वस्तु पाई जाती है जो कि कहीं पर भी मिलती हो। तो किम नाम तत् यत् मरो न समृद्ध, ऐसा वह क्या नाम है जिसमें मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है। अतः सो अयम मरु प्रदेश, इसलिए यह मरु प्रदेश भवता विद्या समृद्ध विधेय, आपकी विद्या के द्वारा और समृद्ध किया जाना चाहिए। आप शिक्षित होकर के उस रेगिस्तानी क्षेत्र में जो गांव है, दूर दराज के गांव डाणियां हैं, वहां पर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार, जो आपने शिक्षा प्राप्त की उस शिक्षा का प्रचार प्रसार वहां पर भी करें। इस प्रकार ये 7वां श्लोक भी कंप्लीट हुआ। ये 7 श्लोक पंडित विद्याधर शास्त्री के द्वारा लिखित हैं। जब आप इसका प्रसंग वगैरह लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, तो प्रस्तुत यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 12 पाठ मरु सौंदर्य से लिया हुआ है और इसके लेखक पंडित विद्याधर शास्त्री है। फिर प्रसंग में इसमें मरु प्रदेश के महिमा, सौंदर्य, वहाँ प्राप्त होने वाले खनिज तत्व आदि जो भी श्लोक में आपको मुख्य लगे, ये लिख करके फिर आपको व्याख्या करनी है और अनुवाद करना है। तो सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद के साथ साथ
सप्रसंग व्याख्या भी करें। 8वां श्लोक है, तो ये संकलित किया हुआ है अज्ञात मूलम संपादित। जो अज्ञात मूल है इसकी जानकारी नहीं है, इसने लिखा पर संकलित किया हुआ है। तो ये श्लोक देखिए, मानव मनीषिका मैत्री मरुत उष्णम मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीषम प्रमुखम मरो। इस शब्द का विच्छेद करें तो विच्छेद होगा इसका मरुत प्लस उष्णम। यहाँ पर जस्ट संधि हुई है, जस्ट संधि फर्स्ट है, बाकी तो कहीं ज्यादा ये मनुष्य नाम है, मनुष्य शब्द है, षष्ठी बहुवचन का रूप बन रहा है, ये आप जानते हैं। तो मानव मनीषिका मैत्री उष्णम मरुत मरीचिका मृगा मनुष्याणां मूर्धनि उष्णीषम। यहाँ पर इस 10वें शब्द के बाद आपको एक शब्द लिखना, एतत् सर्वम, एतत् सर्वम मरो प्रमुखम प्राप्यते या जायते। आप प्राप्यते भी लिख सकते हैं और जायते भी लिख सकते हैं। जायते यानी होता है, प्राप्यते यानी प्राप्त होता है। यानी ये सब चीजें मरु प्रदेश की विशेषताएं, मरु प्रदेश में ये सब कुछ पाया जाता है। सबसे पहले तो मानव, वहां पर मान सम्मान, मरु प्रदेश में मान सम्मान। आप कहीं पर भी गए कैसे भी, तो वहाँ लोग आपकी इतनी आओ भगत स्वागत सत्कार करेंगे। वो मारवाड़ की जो बोली है उसमें उनके जो बोलने चलने का ढंग है, तो वो खूब मान सम्मान देते हैं लोगों को। दूसरा मनीषिता, विचारशीलता, विद्वत्ता, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी, यानी पूर्व के मारवाड़ में देखें तो प्राचीन समय में ब्रह्मगुप्त जैसे महाकवि मार्ग जैसे जो कवि हैं, वो मारवाड़ क्षेत्र से ही एक पूरे विश्व में पहचान बना चुके हैं, जालोर बीरमाल क्षेत्र में। तो मान सम्मान के क्षेत्र में और मनीषिका के क्षेत्र में भी वहाँ के लोग आगे हैं। मैत्री, सौहार्दता, आपसी सौहार्द, एक दूसरे के प्रति भाईचारा, मित्रता। उष्णम मरुत और गर्म रेतीले मैदान, गर्म रेत या गर्म रेतीले मैदान। उष्णम यानी गर्म, मरुत यानी रेत या मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। फिर मरीचिका, रेत में पानी का आवास होना, मृग तृष्णा, जिसमें मृगों को दूर से लगता है वहाँ पर पानी होगा, वहाँ पर पानी होगा, पर वो दौड़ते ही चले जाते हैं, उनको केवल कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल वहाँ रेत के समुद्र, रेत की लहरें नजर आती है। तो मृग मरीचिका भी कहते हैं उसको। फिर मृगा, हरिणों के झुंड। फिर मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णीषम, मनुष्यों के सिर पर पगड़ी। मारवाड़ की सबसे विशेषता, जो बड़े बड़े मारवाड़ के रैका जाति के जो जलवायु होते हैं, रेबरी जाति के लोग, तो वो भेड़ों के गायों के जो झुंड चराने वाले, उनके सिर पर साफे पगड़ियाँ, जो लपेट में साफे पगड़ियाँ होती, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधते हैं। एतत् सर्वम, ये सभी मरो प्रमुखम प्राप्यते, मरो प्रदेश में, मरो यानी उस मरो प्रदेश में प्रमुखम प्राप्यते, प्रमुखता से प्राप्त होते हैं या आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पाठ कंप्लीट होता है, ये 8 श्लोक हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में 4 श्लोक है, इससे पूर्व 4 पहले पढ़ लिए हैं। तो इन सभी श्लोकों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद भी करना है और सप्रसंग संस्कृत व्याख्या भी लिखने का अभ्यास करें। आपको PDF फाइल के माध्यम से जो इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर प्लस व्याकरण ज्ञान प्रश्न हैं,
वो भी भेजे जा रहे हैं। आप इन सबको उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। धन्यवाद।